हेलो एवरीवन। प्रैक्टिस सेशन 1 में हमने इंटीग्रेटेड केस स्टडीज 1 एंड 2 उनको कवर अप किया था। आज हम इंटीग्रेटेड केस स्टडीज में केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 उसको कवर अप करेंगे। केस नंबर 3 पहले केस स्टडी कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। मिस्टर लक्ष्मण इज अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बेस्ट लिमिटेड for the financial year ending 31st March 2020. Statutory auditor है Mr. Lakshman. During the course of audit, it was found that few doubtful transactions has been committed by finance manager. Fraud was going on since last 4 to 5 years and total amount misappropriated वो 75 लाख रुपीस का है। बैलेंस शीट में कैश बैलेंस है 7 करोड़ रुपए का एंड कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का लोन लिया है फ्रॉम द बैंक डिस्पाइट ऑफ हैविंग सच अ ह्यूज कैश बैलेंस। आल्सो कंपनी एक्ट बेस्टोज सम ड्यूटीज ऑन ऑडिटर टू रिपोर्ट द मैटर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ फ्रॉड। वो तो हमें पता ही है, सेक्शन 143(12) के अंदर रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड है और यदि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ एंड अबव है देन रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट आंसर बिलो क्वेश्चन इन रिलेशन टू मिस्टर लक्ष्मण रोल एंड ड्यूटीज while conducting the statutory audit। केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है और एम्प्लॉय ने एक फ्रॉड किया है। कंपनी के एम्प्लॉय ने फ्रॉड पिछले 4-5 सालों से चल रहा है। 75 लाख रुपीस के अराउंड मिस एप्रोप्रिएशन है। कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का बैंक से लोन लिया था जबकि कंपनी की बैलेंस शीट में 7 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ था। बस ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो केस में बताई गई। इसके बेसिस पर अब क्वेश्चंस कवर अप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर लक्ष्मण shall obtain dash that the financial statements are free from fraud and misstatement। ये तो essay 200 के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज ड्यू टू फ्रॉड और एरर। सो ऑडिटर को एक रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑडिट में पॉसिबल नहीं है, मैनेजमेंट एश्योरेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीएफओ के एश्योरेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नाउ अब यहां पर एट द सेम टाइम आपको इस रीजनेबल एश्योरेंस का मीनिंग पता होना चाहिए। वही चीज जो पिछले सेशन में भी कही थी, एमसीक्यू का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमें सिर्फ इस आंसर को फाइंड आउट करके चलना है। एमसीक्यू के थ्रू हमारी कोशिश होगी इन प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल कुछ चीजों को लर्न करके चलना। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या है? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। हाई बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ऑडिटर को अपना एश्योरेंस लेवल हाई रखना होगा। हां, एब्सोल्यूट 100% हम नहीं ले सकते। उसके पीछे क्या कारण है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं लिया जा सकता? रीजन,
ऑडिट सफर फ्रॉम सम इनहेरेंट लिमिटेशंस। ऑडिट सफर्स फ्रॉम सम इनहेरेंट लिमिटेशन। क्या क्या है वो इनहेरेंट लिमिटेशंस? ऑडिटर के जो प्रोसीजर्स है उनकी नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, मैनेजमेंट की असर्शंस, मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशंस और नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो इनहेरेंट लिमिटेशंस के अंदर कवर होती हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ आपको अब दो टॉपिक साथ रिवाइज करने हैं। एक, ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है एंड व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये दोनों टॉपिक आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिस्टर लक्ष्मण सस्पेक्ट दैट कैश पेमेंट्स वर इन्फ्लेटेड। कैश पेमेंट्स इन्फ्लेट हुई हैं। आउट ऑफ द बिलो व्हाट which could be the probable reason for inflating cash payment? कैश पेमेंट किन कारणों से इन्फ्लेट हो सकती है? नॉट अकाउंटिंग द कैश सेल्स कंप्लीटली। इसके कारण क्या होगा? कैश रिसीट्स अंडर रिकॉर्ड होंगी, कैश पेमेंट इन्फ्लेट नहीं होंगी। कैश पेमेंट, कैश रिसीट्स की अंडर रिकॉर्डिंग होगी। मेकिंग द पेमेंट अगेंस्ट द परचेज वाउचर्स। तो यहां पर तो कोई भी ओवर रिकॉर्डिंग नहीं है। जब आप पेमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट द परचेज वाउचर, इन दैट केस किसी भी तरह की एक्सेस पेमेंट है ही नहीं। मेकिंग द पेमेंट अगेंस्ट इन्फ्लेटेड वाउचर। जी हां, पेमेंट की है, परचेज की है 1 लाख रुपीस की, बट पेमेंट कर रहे हैं आप 110 की। वाउचर मींस इनवॉइसेस 1 लाख की जगह 110 का बनवा दिया गया। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। टीमिंग एंड लेडिंग, ये क्या है? एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती, सेकंड गलती को छुपाने के लिए थर्ड मिस्टेक एंड सो ऑन, दैट इज टीमिंग एंड लेडिंग। अब इसके थ्रू आपको एक टॉपिक याद करना है, चैप्टर 1 के अंदर ही है। चैप्टर 1 में नहीं, सॉरी, चैप्टर नंबर 5 में, फ्रॉड के चैप्टर में किन किन कारणों से फ्रॉड हो सकते हैं, कॉजेस ऑफ फ्रॉड्स। तो ये आपको एक टॉपिक और याद करना है यहां पर, कॉजेस ऑफ फ्रॉड्स, जिसमें फ्रॉड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। तो ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स की कुछ बातें लिखी गई थी। तो चैप्टर नंबर 5 में आपको एक टॉपिक ये अब और रिवाइज करना है। आगे बढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 13 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रिपोर्ट, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014, Mr. Lakshman shall report the matter to audit committee under section 177 or to the board in other cases within such time and in such manner as prescribed। बिल्कुल सही। यदि फ्रॉड इंडिविजुअली 1 करोड़ या उससे ऊपर का है तो मैटर ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट होगा या बोर्ड को रिपोर्ट होता है। यदि ऑडिट कमेटी बनी हुई है तो ऑडिट कमेटी को, अदरवाइज टू द बोर्ड। बी पॉइंट क्या कहता है? रिपोर्ट द मैटर टू ऑडिट कमेटी। जरूरी थोड़ी है हर एक कंपनी में ऑडिट कमेटी हो, और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यदि ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड को जाएगा। रिपोर्ट द मैटर टू द ऑडिट कमेटी एंड, नहीं, डुप्लीकेशन नहीं है, इधर टू ऑडिट कमेटी और ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड। डी पॉइंट, रिपोर्ट द मैटर टू बोर्ड नहीं। ए आंसर, ए आंसर। और अब इसमें आपको एक काम करना है, जो रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है वो आप एक बार साथ साथ लर्न कर लेना इस क्वेश्चन को, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड को, कि यदि ऑडिटर को कोई फ्रॉड मिलता है देन विद इन 2 days ऑफ हिज नॉलेज ही इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और देयर आफ्टर उनसे वो एक्सपेक्ट करता है कि वो रिप्लाई देंगे और इसके लिए वो 45 डेज का वेट करता है। एंड आफ्टर गेटिंग देयर रिप्लाई 15 डेज के अंदर अंदर ही नीड्स टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो एक बार इसका मैंने कंप्लीट चार्ट बनवाया हुआ है आपको क्लास में, तो आप उस चार्ट को जो 143.12 एंड रूल 13 को दोनों को मिला करके बनाया गया है, उस चार्ट को साथ साथ रिवाइज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओइंग टू द डैश लिमिटेशंस, वर्ड याद आ गया होगा, लिमिटेशंस वर्ड ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशंस के लिए यूज होता है। देयर इज, याद आ गया होगा वर्ड, unavoidable risk that some material misstatements of the financial statement will not be detected even though audit is properly planned and performed in accordance with standards on auditing. So, irrespective कि आपने अपनी ऑडिट को प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया है, आपने ऑडिट को इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स परफॉर्म किया है, बट स्टिल ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस के कारण कुछ रिस्क बचता है, दैट सम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स मे नॉट बी डिटेक्टेड। तो अब इस टॉपिक के साथ तो आपको वही जो एक टॉपिक मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही कहा रिवाइज करने के लिए, वही सेम टॉपिक इनहेरेंट लिमिटेशंस, जिसमें नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंसेस, कॉस्ट टाइम बेनिफिट एनालिसिस एंड अदर फैक्टर्स कवर अप होते हैं। अदर फैक्टर्स में लाइक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एटसेट्रा। इसका आंसर इनहेरेंट एंड अनअवॉइडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एज एन ऑडिटर, व्हाट कंक्लूजन कैन मिस्टर लक्ष्मण ड्रॉ लुकिंग एट द ह्यूज कैश रिजर्व? कंपनी में ह्यूज कैश रिजर्व पड़ा है और जबकि आप लोन ले रहे हैं, 7 करोड़ रुपीस का कैश बैलेंस अवेलेबल है, इन स्पाइट ऑफ दैट आपने बैंक से 2 करोड़ रुपए का लोन लिया है। ओके, रिपोर्ट दिस मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 143। फ्रॉड थोड़ी फाइंड आउट हुआ? नहीं, ये नहीं हो सकता। obtain sufficient and appropriate audit evidence as to the existence of fraud. Yes, सबूत इकट्ठे करो, सबूतों के बिना आप कोई बात नहीं कर सकते। रिपोर्ट द मैटर अंडर कारो, फ्रॉड नोटिस तो हो, सिर्फ कि मेरे पास कैश पड़ा था, मैंने लोन ले लिया, आप ये थोड़ी कह सकते हो फ्रॉड हो गया। देयर इज नथिंग टू रिपोर्ट एज इट्स ए नॉर्मल, नहीं, नॉर्मल फाइनेंशियल डिसीजन तो नहीं है। बी करेक्ट आंसर है। सो ये थी हमारी केस स्टडी नंबर 3। इसमें जो टॉपिक्स आपको अब रिवाइज करने के लिए मिले, नंबर 1 इनहेरेंट लिमिटेशंस का टॉपिक याद करिए अच्छी तरह से, दोबारा से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन केस स्टडीज के थ्रू मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन करा दूंगा। इनहेरेंट लिमिटेशंस का हो गया, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 का हो गया एज पर SA 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, SA 200 एंड वेरियस कॉजेज ऑफ फ्रॉड्स या सोर्सेज ऑफ फ्रॉड, जिसके अंदर आप फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स को कवर अप करेंगे। राइट, तो ये था हमारा केस स्टडी नंबर 3। आगे बढ़ते हैं केस स्टडी नंबर 4 पर। अच्छा, एक सेकंड, जरा बैटरी डिस्चार्ज हो गई है माइक की, मैं चेंज कर लूं।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर। केस स्टडी नंबर 4। मून ग्रुप ऑफ कंपनी इज अ रिटेल चेन involved in the selling of daily consumer needs directly to the customer। कंपनी रिटेल चेन में इन्वॉल्व है, डेली कंज्यूमर नीड्स। They are in the process of appointing an audit firm for audit of their accounts for financial year 1920। Moon Group is a South India based consumer store having a total of 16 outlets across 4 cities in South India। Sumant and Company is appointed as principal auditor for the entire group। Companies Act 2013 prescribes in detail the terms of this audit engagement। Further, there are many branch auditors appointed for the outlets in the other cities। कंपनी में अपना एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन है विच इज कंडक्टेड ऑन क्वार्टरली बेसिस बाय राम एंड कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट पैरा लगता है, काफी कुछ बातें कही गई हैं ऑडिट से रिलेटेड। प्रिंसिपल ऑडिटर अलग हैं, ब्रांच ऑडिटर्स बहुत सारे अलग हैं, कंपनी में अपना एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी है। Following are the observations during the course of statutory audit। Number 1, one of the discounts offered by the store is in the form of payback cards, जहां पर रिवार्ड पॉइंट एक्यूमुलेट होते हैं और कस्टमर इन पॉइंट्स को रिडीम कर सकता है ऑन सब्सिक्वेंट परचेज। मैनेजमेंट एंड इंटरनल ऑडिटर आर ऑफ द ओपिनियन कि जो पॉइंट्स रिडीम कराए जा रहे हैं it is to be treated as trade discount। External auditors are doubtful on this matter। मैनेजमेंट को डिसाइड करना है इसके ऊपर तो कि जो रिडम्पशन पॉइंट्स हैं वो अब पॉइंट्स अगली परचेज में माइनस करा सकते हैं, तो एक तरीके का डिस्काउंट है। या तो पहली वाली परचेज में से तो नहीं करना चाहिए। मान लीजिए एक पर्सन ने 10,000 रुपीज की कोई बाइंग की, उसने कंपनी को 10,000 रुपीज दे दिए, कंपनी ने उसको लेट से 1% 100 पॉइंट्स दे दिए कि आप नेक्स्ट परचेज पर इसको माइनस करा सकते हो। पर्सन ने नेक्स्ट टाइम परचेज की 1,000 रुपए की, उसने क्या किया, ये 100 पॉइंट रिडीम कराए और 900 रुपीज पेमेंट कर दी। तो क्या ये 100 रुपीज जो रिडम पे बैक पॉइंट है फर्स्ट परचेज के, जो सब्सिक्वेंट परचेज की वैल्यू में से माइनस हुए, क्या इनको ट्रेड डिस्काउंट माना जा सकता है? ऑफ कोर्स सेकंड परचेज का, फर्स्ट परचेज का तो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट परचेज में आउटलेट ने पूरे 10,000 कलेक्ट किए थे। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, वन ऑफ द आउटलेट इन चेन्नई रीजन इज इन द वर्ज ऑफ गेटिंग क्लोज्ड एंड इज ओनली लेफ्ट विद लो वैल्यू स्टॉक्स टू बी क्लियर्ड बिफोर क्लोजर। ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ और सिर्फ सेल हुई हैं 1,40,000 की। एन ऑडिटर कंसीडर दिस कंपोनेंट इममैटीरियल, उसको ये कंपोनेंट सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा। 1,40,000 की सेल है सिर्फ, ऑल अदर आउटलेट्स आर परफॉर्मिंग वेल। ओके। ग्रेच्युटी वैल्यूएशन ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द रिटेल चेन इज डन बाय एन एक्सटर्नल वैल्यूअर। मींस रोल आ गया किसका? मैनेजमेंट एक्सपर्ट का। मुझे नहीं पता अभी क्वेश्चन क्या है, मेरे तो माइंड में जो चीजें आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्ड आ गया SA 500, ऊपर ब्रांच ऑडिटर एंड प्रिंसिपल ऑडिटर वर्ड आए SA 600, इंटरनल ऑडिट फंक्शन आ गया SA 610। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर considering the quantum involved appoint an external auditor expert, उसने अपना एक्सपर्ट हायर कर लिया, 620 आ गया। for the verification of actuarial calculation of gratuity। from the above fact answer the following question। देखो अब तक हमारे हिसाब से
620 का यूज हुआ, 500 का यूज हो सकता है क्वेश्चन में, 610 का यूज हो सकता है, 600 का यूज हो सकता है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 210 पर बेस्ड है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है, दो लॉ प्रिस्क्राइब्स इन सफिशिएंट डिटेल the terms of audit engagement, auditor still needs to record them in a written agreement and also seek the written agreement from management that management acknowledge and understand their responsibility। इन चीजों को रिकॉर्ड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हां, मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट जरूर लेनी है कि मैनेजमेंट अपनी इन जिम्मेदारियों को समझती है। तो ए पॉइंट तो हो गया गलत। बी पॉइंट, सिंस लॉ प्रिस्क्राइब्स इन सफिशिएंट डिटेल्स द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर नीड नॉट रिकॉर्ड देम इन अ रिटन एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट लॉ और रेगुलेशन अप्लाई। बिल्कुल सही। एंड also seek written agreement from management that it acknowledge and understand that it has the responsibility for the preparation of financial statement। सेकेंड पार्ट भी ठीक है इस स्टेटमेंट का। ऑडिटर हैज टू टेक एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द लॉ प्रिस्क्राइबिंग द डिटेल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड ऑब्टेन काउंटर सिग्नेचर। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ के अंदर। ऐसे 210 में दो लॉ प्रिस्क्राइब्स इन सफिशिएंट डिटेल, ऑडिटर स्टिल नीड्स टू रिकॉर्ड देम इन अ रिटन एग्रीमेंट। नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको फिर भी रिटन एग्रीमेंट के अंदर इन चीजों को लिखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। और यहां पर इंस्टीट्यूट ने आंसर इसका जो दिया हुआ है डी दिया हुआ है, बट द करेक्ट आंसर विल बी बी। हो सकता है किसी और थॉट के बेसिस पर उन्होंने आंसर डी दिया हो, बट प्राइमा फेसी जो एसए 210 के अंदर प्रोविजन दिए हुए हैं उनके बेसिस पर इसका करेक्ट आंसर बी बनता है। 4.2 with respect to treatment of discount on redemption of points in payback card, बेसिकली एक ट्रेड डिस्काउंट की फॉर्म में है जो कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी थी। कंपनी ने इसको एज ए ट्रेड डिस्काउंट माना है सब्सिक्वेंट सेल के ऊपर। ऑडिटर का क्या एक्शन होना चाहिए? ऑडिटर कैन प्लेस रिलायंस and go by the opinion of the branch auditor and internal auditor, as they have only done a thorough and detailed audit। गलत है। Auditor can place reliance on management accounting policy as prima facie they are only responsible। ऊपर कहता है ब्रांच ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर की बात पर विश्वास कर लो, सेकंड पॉइंट में कहता है मैनेजमेंट की बात पर विश्वास कर लो। ऐसा थोड़ी होता है। एक्सटर्नल ऑडिटर आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है, आपको अपनी ओपिनियन अपनी वर्किंग के बेसिस पर देनी होती है। एक्सटर्नल ऑडिटर हैज sole responsibility for the audit opinion expressed and hence he should perform procedures to satisfy himself on the correct treatment and issue the opinion accordingly। बिल्कुल सही आंसर है। सी पॉइंट करेक्ट आंसर। डी, ऑडिटर कैन एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन करेक्ट ट्रीटमेंट। बिल्कुल एडवाइस तो दे ही सकता है, बट कैन नॉट क्वालिफाई हिज ओपिनियन एज ब्रांच ऑडिटर ओपिनियन हैज हायर अथॉरिटी। ये तो कहीं नहीं लिखा कि ब्रांच ऑडिटर की ओपिनियन की हायर अथॉरिटी होती है। गलत है ये पॉइंट। सो इसका जो आंसर बनता है वो सी बनता है, बट इंस्टीट्यूट की इस बुकलेट में इसका आंसर गलत आ गया है बी। ये आंसर सी होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4.3, what is the main objective of the external auditor when he uses the work of internal audit function? जब वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को यूज कर रहा है, तो एसए 610 आपको ध्यान हो तो उसके अंदर दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक एक्टिविटी यूजिंग द वर्क ऑफ internal auditor and second one using the direct assistance of internal auditor। तो जो क्वेश्चन बेस्ड है यहां पर वो है यूजिंग द वर्क ऑफ, इस सिचुएशन के ऊपर। और इस सिचुएशन के अंदर ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता था? टू डिटरमाइन द एरिया जिन पर इंटरनल ऑडिटर ने काम किया है और मैं रिलाई कर सकता हूं, और यदि मैं रिलाई करता हूं टू व्हाट एक्सटेंट आई कैन रिलाई। पॉइंट नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका, जिसमें इन्हीं चीजों को लिखा गया है। टू डिटरमिन एज टू विच एरिया व्हाट एक्सटेंट द वर्क कैन बी यूज्ड एंड वेदर द वर्क इज एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बी पॉइंट टू डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क। मैं थोड़ी डायरेक्शन दे सकता हूं इंटरनल ऑडिटर को। हां, जब मैं सिचुएशन बी पर होता, यदि मैं इंटरनल ऑडिटर के काम में उसकी इंटरनल ऑडिटर से यदि मैं डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहा होता, देन फिर मैं डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू इनको करता। बट अब क्योंकि मैं इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर रहा हूं, उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले रहा, तो बी पॉइंट सही नहीं है। रिव्यू द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट द एरिया नॉट कवर्ड। तो यहां तो मैं इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज ही नहीं कर रहा, मैं तो वो काम कर रहा हूं कि जो इंटरनल ऑडिटर ने नहीं किया उन कामों को मैं कर लूं। तो यहां पर मेरे क्वेश्चन की सेटिंग सही नहीं बैठ रही इस पॉइंट के साथ। इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑन द स्पेशल पॉइंट्स एंड फॉलो अप ऑन द कोर्स ऑफ एक्शन ऑन दिस पॉइंट्स। ये एक कॉन्सिक्वेंशियल एस्पेक्ट हो सकता है, बट प्राइमरी एस्पेक्ट एज सच नहीं हो सकता। कॉन्सिक्वेंशियल एस्पेक्ट आई एग्री हो सकता है, बट प्राइमरी एस्पेक्ट एसए 610 की अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के आंसर में ए पॉइंट बनता है। ये सेकेंडरी बन सकता है, बट मुझे तो प्राइमरी आंसर देना है, तो ये आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। इसमें भी इंस्टीट्यूट ने बाय मिस्टेक जो आंसर दे दिया वो डी दे दिया, ए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.4, एक्सटर्नल ऑडिटर फाइंड that the branch auditor of Chennai region, which is in the verge of closing down, is audited by an auditor who is not a member of the Institute of Chartered Accountant of India। वैसे तो ये बात वायोलेशन है सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 की, कि एक इंडियन ब्रांच, लोकल ब्रांच में ऑडिटर एक पर्सन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बट अब क्वेश्चन तो 143(8) पर बेस किया नहीं उन्होंने, लीगल रिक्वायरमेंट्स पर यह क्वेश्चन नहीं है, स्टैंडर्ड्स पर है। और यदि हम एसए 600 पर चलें तो क्या ये ब्रांच मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है, इसकी ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है? नहीं। रीजन बीइंग, जो इस ब्रांच की टर्नओवर है वो सब्सटेंशियली लो है, बहुत बहुत लो है। तो ऐसी सिचुएशन में जब ब्रांच, उनके यहां पर जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सब्सटेंशियली लो है, तो एसए 600 भी अप्लाई एज सच नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर जनरल जो आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हो, 600 अप्लाई नहीं होगा। सिंस द प्रोफेशनल कंपिटेंस ऑफ द ऑडिटर इज इन क्वेश्चन, एक्सटर्नल ऑडिटर शुड हिमसेल्फ विजिट द प्रीमाइस एंड ऑडिट द अकाउंट। इमैटेरियल ट्रांजैक्शंस हैं,
क्या इतनी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है कि मैं खुद जाकर विजिट करूं वहां पर? नो, मटेरियलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई हो गया। सिंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपोनेंट इज इमैटेरियल, प्रोविजंस ऑफ SA 600 डू नॉट अप्लाई। ऑडिटर कैन, ये तो ठीक हो ही गया बी, auditor can rely on the financial statement of that component by obtaining a written representation from the management that branch auditor is otherwise well qualified। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है otherwise well qualified का। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, ऐसा नहीं कि कोई भी और क्वालिफाइड पर्सन आप लाओ और उसको ऑडिट दे दो। नो, सिंस द प्रोफेशनल कंपिटेंस ऑफ द ऑडिटर इज इन क्वेश्चन, external auditor should coordinate with the branch auditor, call for the books of account and other explanation। मैं क्यों करूं इतनी मेहनत इमैटेरियल चीजों के लिए? ब्रांच की टर्नओवर ही सब्सटेंशियली लो है। तो जो इसका आंसर बनता है वो बी बनता है, और यहां पर भी मिस्टेक हुई है, आंसर सी दिया गया है। करेक्ट आंसर नीड्स टू बी बी, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। ये मुझे लगता है बाय मिस्टेक इसमें जो फोर्थ केस स्टडी है इसके आंसर्स गलत अपडेट हो गए हैं बुक के अंदर। ये बुकलेट मेरी नहीं है, ये बुकलेट ICAI की है। आप यहां पर ये कह सकते हैं सर हो सकता है आप गलत हो, ICAI के आंसर सही हो, तो उस सिचुएशन में मैं ये कहूंगा आप इन आंसर्स को जो मैंने कट किए हैं यूज कर सकते हैं। 1 का आंसर डी, 2 का आंसर बी, 3 का आंसर डी, 4th का आंसर सी। मैं आपको जो आंसर बता रहा हूं, ए का फर्स्ट का आंसर बी, सेकंड का आंसर सी, थर्ड का आंसर ए, 4th का आंसर बी, बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड्स। ये मैंने आपको बताया है SA 210 के बेसिस पर, ये मैंने आपको बताया है SA 610 के बेसिस पर, ये मैंने आपको आंसर दिया है SA 600 के बेसिस पर, ये मैंने आपको जनरल जो ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसके बेस पर आंसर दिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और इसका लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सटर्नल ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। इंटरनल ऑडिटर क्या अपनी वर्किंग को ऑब्जेक्टिवली बिना किसी भेदभाव के बायसनेस के परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया जाना चाहिए? फर्स्ट वन, organizational status of internal audit function, whether it support the ability of the function to be free from bias, conflict of interest, undue influence of other। बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट। whether the internal audit function is free of any conflicting responsibility, ये भी करेक्ट है। आंसर करेक्ट नहीं है, आंसर तो किस पर है, कौन सा फैक्टर नहीं है? ये तो फैक्टर हैं, ये तो फैक्टर हैं, ये भी एक फैक्टर है। whether the internal auditor have adequate technical training and proficiency, this is not a factor। C is the correct answer। whether those charged with governance oversee, उनका तो काम ही ओवरसी का होता है, एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू इंटरनल फंक्शन, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ये भी एक फैक्टर है। अच्छा देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लर्न करने को मिल गया। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट एक्सटर्नल ऑडिटर शुड कंसीडर while evaluating the objectivity of the internal audit function? A point, B point and D point, ये 3 फैक्टर हैं जिनको एक्सटर्नल ऑडिटर को कंसीडर करना चाहिए while evaluating the internal audit function। इसका आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है सी। सो फोर्थ केस स्टडीज में कुछ आंसर्स, कुछ क्या मेजॉरिटी आंसर, पहले चार क्वेश्चंस के आंसर मेरी ओपिनियन में डिफर करेंगे एज पर द आंसर गिवन इन दिस बुकलेट। सो दिस इज अबाउट द केस स्टडी नंबर 3 and 4। और एक काम आपको जो और करना है,
essay 210, 610 एंड 600, और इसमें भी हमने 610 का यूज किया है। इन 3 स्टैंडर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उससे और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, जिसमें हमने 2 केस स्टडी नंबर 3 एंड केस स्टडी नंबर 4 को कवर अप किया है। तो नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे। 3 और 4 आज कवर कर ली है। इनके जो टॉपिक्स आपको बताए हैं उनको रिवाइज जरूर करिएगा, कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए। एमसीक्यू तो हमने कवर कर ही ली। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।